राधिका का जीवन हमेशा से परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। संयुक्त परिवार की मुखिया होने के नाते उसने अपना हर सपना, हर इच्छा अपने बच्चों और पति के लिए कुर्बान कर दी थी। लेकिन उम्र के साथ साथ कुछ बातें ऐसी थी जो अब धीरे धीरे उसके मन को घेरने लगी थी। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता था कि उसने अपने जीवन का एक हिस्सा अधूरा छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा हिस्सा जो उसने कभी किसी को बताया ही नहीं। स्नेहा उसकी बहू एक आधुनिक और आत्मनिर्भर महिला थी, अपने करियर को लेकर महत्वाकांक्षी। स्नेहा के विचार कई बार परिवार की पारंपरिक सोच से टकराते थे, खासकर राधिका के साथ उसकी कई बार बहस हो जाती थी, लेकिन एक दूसरे के प्रति दोनों के दिलों में सम्मान और अपमान भी था, जैसा कि अक्सर सास बहू के रिश्ते में होता है। स्नेहा ने राधिका को हमेशा अपने जीवन में एक मजबूत स्तंभ की तरह देखा, लेकिन हाल ही में राधिका का व्यवहार बदलने लगा था। वह अक्सर घबराई हुई और मानसिक रूप से अस्थिर रहने लगी थी, यानी कि मेंटली डिस्टर्ब। राधिका को दौरे हल्के हल्के पड़ने लगे थे। कभी कभी वह बिना बात के ही जोर जोर से रोने लगती थी। दौरे ना कहीं इसको कह सकते हैं कि इमोशनल सेंटिमेंटल्स जब ओवर हो जाते हैं तो काबू नहीं कर पाते, जो कहीं ना कहीं परिवार को डिस्टर्ब करती थी। जब रोने लगती तो खूब रोती थी, कभी कभी एकदम से चुप होकर कोने में घंटों बैठती थी, कुछ नहीं बोलती थी। परिवार के बाकी लोग इसे उम्र समझकर इग्नोर करते थे, लेकिन स्नेहा को सामान्य नहीं लगता था। उसने आर्यन से बात की। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि राधिका को एक थेरेपिस्ट के पास ले जाना चाहिए। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई मनोवैज्ञानिक या स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट या इमोशनल थेरेपिस्ट इस समस्या को समझ सके आखिर क्या बात है। पर इससे पहले राधिका के पति यानी कि स्नेहा के ससुर जी ने सजेस्ट किया कि हमें हॉस्पिटल में, मेडिकल में पहले दिखाना चाहिए, डॉक्टर्स क्या बोलते। दिखाया और डॉक्टर्स ने अपने हिसाब से चीजें बताई, रिपोर्ट्स आई, लेकिन रिपोर्ट्स में ऐसी कोई खास बीमारी नहीं निकली। खैर ये सब जनरल फॉर्मेलिटीज, मेडिकल फॉर्मेलिटीज के बाद राधिका ने फिर एक बार कहा कि हमें किसी थेरेपिस्ट से एक बार जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि थेरेपिस्ट ही होता है। थेरेपिस्ट के पास पहली मुलाकात में राधिका काफी अनमनी सी थी। कोई नहीं चाहता कि उसको समझाए कि वो मनोरोगी है। उसने बहुत कुछ नहीं कहा, बस वही बातें दोहराई जो अक्सर घर में कहती थी। थेरेपिस्ट इन बातों को जानते थे। राधिका ने कहा कि मुझे अपने परिवार की चिंता है, मैं सबका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, सब मुझसे नाराज है। लेकिन धीरे धीरे जब थेरेपिस्ट ने उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश की, इमोशन को समझने की कोशिश की और उन्हें गहरे इमोशन में लेकर गए, तो राधिका ने अपने दिल का एक बड़ा राज खोला। राधिका ने थेरेपिस्ट को बताया कि मैंने अपनी जवानी में किसी से बहुत प्यार किया था। राधिका की आवाज कांपने लगी थी, लेकिन मेरे परिवार के दबाव में मुझे उसे छोड़ना पड़ा। मैंने अपने पूरे जीवन को परिवार के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन उस एक इंसान का ख्याल कभी नहीं गया। मैंने अपनी लगभग जिंदगी पूरी कर दी, पर शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब मैंने उसे याद नहीं किया हो। स्नेहा और आर्यन एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी माँ के जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ होगा। यह वह राधिका नहीं थी जिसे उन्होंने हमेशा देखा था, मजबूत, आत्मनिर्भर और हर परिस्थिति में खड़ी होने वाली। उसने अपने दिल में एक बोझ रख लिया था जिसे वह कभी किसी से बांट नहीं पाई थी, और यह बोझ अब उसके मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर रहा था। जी हाँ, मेंटल हेल्थ को बिगाड़ रहा था। थेरेपिस्ट ने सुझाव दिया कि राधिका को इस अधूरे अध्याय को पूरा करने का मौका दिया जाना चाहिए। शायद अगर वह उस व्यक्ति से मिल सके, अपने दिल की बातें कह सके, तो वह अपने भीतर के दर्द से मुक्ति पा सकेगी। स्नेहा इस सुझाव पर सहमत थी। उसने फैसला लिया कि वह राधिका को उस व्यक्ति से मिलवाए, ताकि राधिका अपनी अधूरी कहानी को पूरा कर सके और अपने जीवन में शांति पा सके। स्नेहा और आर्यन ने उस व्यक्ति को ढूंढने की ठानी। यह काम आसान नहीं था। कई साल लग गए और उस व्यक्ति का कोई ठिकाना मालूम नहीं लगा, लेकिन उन्होंने खोज जारी रखी। कई जगहों से पूछताछ की, लोगों से बातचीत की और अंततः उन्हें पता चला कि वह व्यक्ति अब ऋषिकेश के छोटे से आश्रम में रहता है। उसने दुनिया छोड़ दी थी और अब एक साधारण जीवन बिता रहा था, योग और ध्यान सिखाते हुए। राधिका को यह खबर सुनकर मिली जुली फीलिंग्स आई। वह डर रही थी कि उस व्यक्ति से मिलने के बाद क्या होगा, क्या वह उसे पहचान पाएगा, क्या वह उसे माफ करेगा। लेकिन स्नेहा ने उसे हिम्मत दी और दोनों ने उस आश्रम की यात्रा की। जब राधिका उस व्यक्ति से मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप खड़ी रही और वह व्यक्ति जिसने अब संन्यास ले लिया था उसे देखकर मुस्कुराया। मैं जानता था कि तुम एक दिन जरूर आओ, उसने शांत मन से कहा। राधिका रोते हुए उसके सामने बैठ गई और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया था पर मैं मजबूर थी। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है राधिका, मैं हमेशा से जानता था कि तुम क्यों नहीं आ सकी। मैंने तुम्हारे बिना भी जीवन जीना सीख लिया। अब मैं एक नई जिंदगी जी रहा हूँ और खुश भी हूँ। राधिका की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उस व्यक्ति की माफी ने उसके दिल का वह बोझ हल्का कर दिया था जिसे वह इतने वर्षों से ढो रही थी।
यह मुलाकात उसके जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति थी। वह रात राधिका और स्नेहा उस आश्रम में उनके शांति से भरी थी। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। वो राधिका के दिल का बोझ उतर चुका था। वह स्नेहा की ओर देखकर मुस्कुराई, कहने लगी, अब मैं खुद को हल्का महसूस कर रही हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी को सुकून से जी सकती हूँ। स्नेहा ने अपनी सास का हाथ थामा और उसके साथ बैठी रही। दोनों के बीच एक अटूट रिश्ता बन चुका था। यह रिश्ता न सिर्फ स्नेहा और राधिका के बीच था, बल्कि उस भरोसे का था जो परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे के दर्द को समझने और साथ देने के लिए बनता है। राधिका का ये सफर एक नई शुरुआत की ओर ले गया और वो दोनों आसमान में तारे देखते देखते कब सो गए पता ही नहीं चला। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी जरूर बताइए।